हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स ट्यूटोरियल्स। अगले 10 मिनट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट इसमें से किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डिमांड का या सप्लाई का? इट वॉज नॉट क्लियर। मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु एनालाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन. He was the person who provided the answer to the question of what plays an important role in price determination, demand or supply. जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है या घटती है, वो सडन हो सकता है, बट सप्लाई को सडनली या इमीडिएटली चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई को चेंज करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. सो डिमांड टेक्स नो टाइम टू इंक्रीज, बट सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड ओनली आफ्टर सम टाइम. Marshall divided the pricing of products into 4 time periods: market period, short period, long period and secular period. चलिए वन बाय वन हम लोग इन पीरियड्स के बारे में जानते हैं. नंबर 1 इज मार्केट पीरियड. मार्केट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है. ये वो पीरियड है जिसमें आपकी सप्लाई फिक्स रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता है. इस पीरियड में गुड्स को दो टाइप्स में बांटा गया है: पेरिशेबल गुड्स एंड नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हमें जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है, एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें स्टॉक करके रखा जा सकता है. चलिए पेरिशेबल गुड्स के बारे में जानते हैं. The price of perishable goods like vegetables, fish, cake, etc. is primarily influenced by its demand because the supply of perishable goods are fixed. इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है केक. हम सब जानते हैं कि केक को बेक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और जो इसकी डिमांड है ये भी आपकी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. किसी स्पेशल ओकेजन पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर का टाइम आ गया. Thus, demand plays an important role in determination of price level of perishable goods. If demand increases, price decreases, and if demand decreases, price also decreases. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैं केक की बात कर रही थी. तो अगर केक स्पेशल ओकेजन पे क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई को यहाँ पे फिक्स रखा जाएगा, क्योंकि सडनली केक को बेक नहीं किया जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग. इस केस में जो बेकरी वाला है आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा. बट अगर किसी और दिन डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो केक बेक होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो जो बेकरी वाला होगा उसे वो केक किसी न किसी हालत में सेल करना ही करना है. तो इस केस में जो आपकी प्राइस होगी केक की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. So, if demand decreases, price also decreases. So, in this case also, price is determined by demand and supply forces, but the supply curve will be parallel to y-axis, which shows it is inelastic in nature. चलिए इस बात को ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. x एक्सिस पे हमें दिखाना है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड. y एक्सिस पे हमें दिखाना है प्राइस. ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, इज द सप्लाई कर्व. ये दिखाती है कि ये इनइलास्टिक है. इनइलास्टिक का मतलब हुआ ये फ्लेक्सिबल नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये फिक्स है. यहाँ पे भी प्राइस उसी पॉइंट पर डिसाइड होगा जहाँ पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ई पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर किसी केस में डिमांड बढ़ती है फ्रॉम D टू D1, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका बढ़ेगा फ्रॉम OP टू OP1,
और अगर किसी ओकेजन पे प्राइस घटती है, डिमांड घटता है फ्रॉम डी टू D2, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी घट जाएगा फ्रॉम OP टू OP2। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आपका मार्केट सप्लाई कर्व या फिर सप्लाई कर्व जो है वो कांस्टेंट है, और डिमांड के बढ़ने या घटने से प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ता है। चलिए बात करते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स की। नॉन पेरिशेबल गुड्स को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, और वक्त आने पर सेलर उसको बाहर निकालता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रॉफिट अर्न कर सके या ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कूलर भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि कूलर की जो डिमांड है वो गर्मी के टाइम में बढ़ जाती है, मई के टाइम में, जून के टाइम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जो सेलर होगा वो कोशिश करेगा जो भी उसके पास स्टॉक है उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखा जाए, जब तक कि उसकी डिमांड ज़्यादा ना होने लगे। और जैसे ही उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो सेलर होगा वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करने लगेगा उस टाइम। सो पढ़ते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, फ्रिज, सोप, एटसेट्रा. Due to durable in nature, supply can be changed even in the market period, but only to the limit of existing supply. Or in other words, a seller can reduce the supply of goods by storing them, but he cannot increase the supply of goods immediately. इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो सप्लाई को चेंज तो कर सकता है, बट सिर्फ उसी लिमिट तक जितना उसके पास स्टॉक हो। वो सडनली प्रोडक्शन या फिर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो काम स्टार्ट फिर से नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो यहाँ पे आपके दो प्राइस लेवल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज मिनिमम प्राइस, या फिर इसको रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं, जिसके नीचे कभी भी सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा और वेट करेगा जब तक कि मार्केट में वो सिचुएशन नहीं आ जाती है कि उसको वो डिमांड नहीं आ जाती है जब तक कि उसको वो मिनिमम प्राइस मिले। दूसरा है आपका मैक्सिमम प्राइस, एट विच सेलर विल बी प्रिपेयर्ड टू सेल एंटायर यूनिट ऑफ कमोडिटी। इस केस में जो सेलर है वो आपके सारी की सारी कमोडिटी को बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रिजर्व प्राइस क्या होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, इसको फिक्स करना। सबसे पहले है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। जितना ज्यादा ड्यूरेबल नेचर का कमोडिटी होगी उतना ही ज्यादा उसकी प्राइस होगी, क्योंकि उसको हमें स्टोर करके रखने में ज्यादा टाइम लगेगा भी तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा, वो चीज आपकी खराब नहीं होने वाली है। प्राइस इन फ्यूचर, जितना ज़्यादा हमें उम्मीद है कि कल को जाके प्राइस हाई होगा उतना ही ज़्यादा हम आज भी हाई प्राइस रखेंगे, यानी कि जो मिनिमम प्राइस होगा या रिजर्व प्राइस होगा वो हाई होगा। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जितना ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट रहेगा मिनिमम प्राइस उतनी ही कम होगी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये है कि सेलर को जितना ज़्यादा कैश की ज़रूरत होगी इमीडिएटली वो उतना ही ज़्यादा रिजर्व प्राइस को कम रखेगा ताकि उसका जो कमोडिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिमांड का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकता है उतना ही हाई प्राइस या हाई मिनिमम प्राइस प्रेजेंट में चार्ज किया जाएगा। सो प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन विच वी विल सी दैट प्राइस इज अगेन डिटरमाइंड हेयर where demand and supply meet, but the market supply curve in this case will be different. चलिए जानते हैं इसके ग्राफ के बारे में। यहाँ पे अगेन जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई शो हो रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आपका प्राइस शो हो रहा है। RES इज द सप्लाई कर्व। अब ये कर्व ऐसा क्यों है? ये कर्व ऐसा इसलिए है क्योंकि OR तक आपका मिनिमम प्राइस है, यानी कि इससे नीचे कोई भी सेलर अपनी कमोडिटी को सेल नहीं करेगा। जब उसे लगेगा कि मिनिमम प्राइस यहां तक है, इसके बाद जो आपका सप्लाई कर्व है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा प्राइस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई किया जाएगा, जितना ज्यादा प्राइस उसको अपनी कमोडिटी का मिलेगा उतना ही ज्यादा वो सप्लाई को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग है, बट एक पॉइंट पे आने के बाद ये इनइलास्टिक हो जाता है या फिर ये पैरेलल हो जाता है अगेन वाई एक्सिस के। इसका मतलब ये है कि उसके पास जितना स्टॉक है तभी तक वो प्राइस जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई को बढ़ा सकता है, बट उस लिमिट के बाद, उस स्टॉक के लिमिट के बाद उसकी
कमोडिटी की सप्लाई को वो इंक्रीज नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपका इनलास्टिक हो जाता है या फिर पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के। तो अगेन यहाँ पे प्राइस आपका वही डिसाइड होगा जहाँ पे आपका डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करता है, दैट इज ई पॉइंट, या फिर ये जो आपका ओपी है ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर किसी सिचुएशन में जो आपका डिमांड है ये घट जाता है फ्रॉम डी टू D1, तो आपका जो नया प्राइस हो जाएगा वो OP1 हो जाएगा। और ये जो स्टॉक है M1M, ये जो एरिया है, इतना स्टॉक सेलर अपने पास होल्ड करके रखेगा जब तक कि उसको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने लगता है या फिर जब तक कि डिमांड इंक्रीज नहीं होती है उसकी कमोडिटी की और वो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D2 पे जाता है तो वो तुरंत ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा और यहाँ पे जो नया प्राइस हो गया वो OP1 से OP2 पे शिफ्ट हो गया। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मार्केट पीरियड के अंदर में कैसे हमें कमोडिटी का प्राइस को डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।